ऐसे ही इसमें तीसरी कंडीशन है कि भारत की सरकार, कभी क्या होता है ना, अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है भारत में। तो अनावृष्टि और अतिवृष्टि के समय भारत की सरकार बहुत सारी मदद घोषित करती है। वो मिलती विलती नहीं है, वो एक अलग बात है, घोषित होती है। जैसे कभी शेतकरी बांधवों का ब्याज माफ किया जाए, या उनका कर्ज माफ किया जाए, या उनको कुछ सहायता दी जाए। अभी गेट करार लागू होने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। अगर आपके यहां अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, तो इसका सर्टिफिकेट पहले WTO से लीजिए। अगर WTO हां कहता है तो आप सहायता कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और इसकी सहायता कब की जा सकती है? मान लो हम महाराष्ट्र में घोषित करें कि अनावृष्टि हो गई। अनावृष्टि माने अकाल हो गया, सूखा हो गया। अतिवृष्टि माने बारिश ज्यादा हो गई, पाउस ज्यादा। तो मान लीजिए अकाल हो गया, सूखा हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार को कुछ घोषणा करनी है शेतकरी बांधवों के लिए, तो WTO से एक कमेटी आएगी, वहां से कुछ लोग आएंगे, वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। दौरा करके रिपोर्ट WTO में जाएगा। वो हां कहेंगे तो आप घोषित करिए, ना कहेंगे तो नहीं कर सकते। और उनकी घोषणा का आधार क्या है? वो कहते हैं कि जी महाराष्ट्र के सभी पूरे राज्य में सूखा है, तो मिनिमम 50% जिलों में होना चाहिए, तब वो हां कहने की स्थिति में होंगे। नहीं है तो नहीं कहेंगे, तो आप घोषित नहीं कर सकते। माने आपको पैसा देना है, आपका बजट है, लेकिन उसमें दखलंदाजी उनकी है जो WTO में बैठे हैं। अभी मुझे महाराष्ट्र में घोषित करना है एक चीफ मिनिस्टर के नाते या प्राइम मिनिस्टर के नाते, तो मैं नहीं कर सकता जब तक WTO का कंसेंट नहीं है, उनकी अनुमति नहीं है। इतनी गुलामी इसमें है। माने आपकी संसद अगर चाहे तो नहीं घोषित कर सकती, उनको पहले पूछो तब आप कह सकते हो, और वो हां कहें तो कहो, नहीं तो नहीं। ऐसी ऐसी इसमें 56 शर्तें हैं शेतकरी बांधवों के लिए। और सबसे ज्यादा दुखद यही हिस्सा है WTO का, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने जा रहा है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारी संसद में इस पर कोई बहस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। 1 जनवरी से ये घोषणा हो गई है कि लागू हो जाएगा, और अभी पिछला संसद का सत्र जो बीता है, आप देखा उसमें क्या क्या बहस हुई है। ज्यादातर बहस हुई रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव में। रामविलास पासवान ने लालू यादव को चोर कहा, लालू यादव ने रामविलास पासवान को चोर कहा। 2 मंत्री एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसने 800 कोटी इकट्ठा करके स्विस बैंक में रख लिया, वो कहता है इसने 980 कोटी खा के स्विस बैंक में रख लिया। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, उसी पे संसद में बहस हो रही है। और इतना तकलीफ वाला WTO लागू होने जा रहा है 1 जनवरी से, उस पर संसद में कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है। हमारी संसद की स्थिति इतनी खराब है। हमने संसद इसके लिए नहीं बनाई है कि 2 मंत्री व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें। इसके लिए तो गली मोहल्ले चौराहे काफी हैं। लेकिन संसद को भी इन्होंने गली मोहल्ले चौराहों से ज्यादा बदतर बना दिया है हमारे देश के पुढ़ारियों ने, और इनको कोई शर्म भी नहीं है। उनको ये भी शर्म नहीं है कि सारा देश टीवी पर देख रहा है। तो अभी वो बहस हो रही है। अभी आगे क्या बहस हो रही है? लालू यादव ने रुपए दे दिए हैं, तो वहां बहस शुरू हो गई। जॉर्ज फर्नांडीज ने भी दे दिए, वो बहस शुरू हो गई। अखबारों के हेडलाइंस ये हैं, अखबारों के टाइटल ये हैं। अखबार वालों को भी उसी में मजा आता है जो संसद में हो रहा है या संसद के आजू बाजू में हो रहा है। देश मरने जा रहा है, अखबारों को टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, डेक्कन हेरल्ड जी, अंग्रेजी अखबार वालों को तो कुछ पड़ा ही नहीं। वो तो इस तरह की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। थोड़ा बहुत जो भाषाई अखबार हैं, मराठी अखबार हैं, गुजराती अखबार हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, मलयालम हैं, उनमें थोड़ा बहुत ये सब आता भी रहता है जो गंभीर प्रश्न है। भारत के जिनको राष्ट्रीय अखबार कहा जाता है उनमें तो कुछ है ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन उठा के देखो, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन उठा के देखो, डेक्कन हेरल्ड की हेडलाइन उठा के देखो आप। अंग्रेजी अखबार तो ऐसा लगता है कि भारत से उनका कुछ लेना देना ही नहीं। भारत के पुढ़ारियों की छोटी छोटी बातें फ्रंट पेज पे बॉक्स में लगा के छापेंगे, और इतना सीरियस इशू है इस पे बात ही नहीं करते, बहस ही नहीं करते। तो क्या है कि भारत का जो गवर्निंग क्लास है, जो देश चलाता, सरकार चलाता, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता, वो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता, वो तो ये डेक्कन हेरल्ड पढ़ता, वो तो ये नहीं पढ़ता हमारा जो स्थानीय अखबार है। गवर्निंग क्लास को लगता ही नहीं कि ये कोई गंभीर बात है, तो वो भी मजे में है, ये भी मजे में। तो संसद में कोई बहस नहीं, मीडिया में चर्चा नहीं। और जितना करोड़ों रुपए खर्चा करके टेलीविजन चैनल चल रहे हैं इस देश में, स्टार टीवी है, GTV है, CNN है, ATN है, प्राइम स्टार है, प्राइम स्पोर्ट्स है, उस पर भी ये कोई चर्चा नहीं है।
वहां घंटों घंटों दिखाया जा रहा है सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, और सब कहानियों का एक ही मतलब है, इसका पति उसकी पत्नी के साथ भाग गया, उसकी पत्नी इसके पति के साथ भाग लिया, उसकी पत्नी इसके पति को छीन रही है, इसका पति उसकी पत्नी को छीन रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो सभी कहानियों का थीम है। देखते रहिए, उसमें समय बर्बाद करते रहिए। न गेट करार पे कोई चर्चा, न डंकल पे कोई चर्चा, सबसे गंभीर विषय इस पे। और हमारे जैसे लोग उनको बोलते हैं कि भाई इस पे भी कुछ समय दे दो, तुम्हारे पास 24 घंटे के टीवी चैनल हैं, आधा घंटे 1 घंटे। वो कहते हैं जी इसको कौन सुनेगा, हमारी सास बहू है, सास बहू की कहानी है, उसको देखने वाले करोड़ों हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे, कौन सुनेगा। इसलिए इनके लिए कोई महत्व नहीं है, स्पेस भी नहीं। बेचारे लोकल टीवी चैनल वाले कुछ हैं जो कभी कभी की वार्ता दिखा देते हैं, भेंट वार्ता दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं, लेकिन नेशनल टीवी चैनल में तो कोई स्पेस नहीं है इनके लिए। जो ओपिनियन बना सकता है नेशनल टीवी चैनल, और जो अखबार ओपिनियन बना सकते हैं, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर जो कहे जाते हैं इस देश के, उनमें ये विषय नहीं है, और हमारी संसद में भी ये विषय। तो अब ये विषय है हिंदुस्तान के साधारण लोगों के बीच में, इसलिए हम आपके पास आए हैं ये बात करने के। और इतनी बात तो मैंने कही ये WTO के एग्रीकल्चरल सेक्शन की, जिसमें 56 शर्तें हैं, मैंने 3 बताई हैं। ऐसी हरेक विषय में है। एक विषय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, उसमें पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद दुनिया की कोई भी सर्विस कंपनी के लिए आप दरवाजे खोल दीजिए। कोई भी कंपनी भारत में आके सर्विस प्रोवाइड करे, आप उसको ना नहीं कहिए। अब सर्विसेज में क्या आता है, प्रोडक्शन को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब सर्विसेज में आता है। उत्पादन को छोड़कर, आप जहां जहां उत्पादन करते हैं उस हिस्से को छोड़कर दुनिया का सब काम सर्विसेज में आता है। अर्थात स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है, ये सब सर्विसेज में आता है। हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है। गली नालियों की सफाई की जाती है, ये सब सर्विसेज में आता है। होटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है। हमारे देश में एडवोकेट्स हैं, वो सभी सर्विसेज में माने जाते हैं। ये तंबू कनात पंडाल लगाने वाले सब सर्विसेज में आते हैं। साउंड सिस्टम वाले सर्विसेज में सब कुछ आता है उत्पादन को छोड़कर। तो शर्त क्या है WTO की, पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में कोई भी विदेशी कंपनी आकर सर्विस देना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसके लिए दरवाजे खोलिए। अर्थात 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके भारत में रेस्टोरेंट खोलना चाहे, होटल खोलना चाहे, ढाबे खोलना चाहे, आप उसको परमिशन दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहे, उसको परमिशन दीजिए, आप रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई भी कंपनी आके भारत में कॉलेजेस खोलना चाहे, स्कूल खोलना चाहे, इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहे, यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, उसको खुली छूट दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। हर क्षेत्र में अगर आप उनको खुली छूट देंगे तो होने वाला क्या है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी आती है, उसका नाम है वॉलमार्ट, बहुत बड़ी कंपनी है, दुकान चलाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे ज्यादा इसी कंपनी के हाथ में है। और एक और कंपनी है, वो यूरोप की है, फ्रांस की है, उसका नाम है केयरफोर। ये वॉलमार्ट और केयरफोर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों का धंधा एक ही है, हर जगह जाके दुकानें खोलना। अगर ये केयरफोर और वॉलमार्ट अगले साल से भारत में आ गए और इन्होंने हर शहर में अपनी 2-4 दुकानें खोलना शुरू कर दिया, और इन दुकानों पर उन्होंने आधे आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों को बिठाना शुरू कर दिया, स्कर्ट पहने हुए लड़कियां और टॉपलेस पहने हुए लड़कियां उनके काउंटर पे बैठी हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, और हर दुकान से उन्होंने 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री देना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा, एक ही परिणाम होगा कि भारत का एक क्लास है जो एफ्लुएंट क्लास है, जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, वो सबसे पहले इन दुकानों का खरीदार बनेगा, सबसे ज्यादा माल खरीदी करने इन दुकानों पे जाएगा। तो धीरे धीरे भारत की छोटी दुकानों में जो माल बिक रहा है वो बिकना कम होगा, बड़ी दुकानों से माल बिकेगा, इनकी दुकानों से। अब इन दुकानों से माल बिकना शुरू हुआ तो आपका प्रॉफिट उन दुकानों के पास, वो दुकानें हैं केयरफोर और वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट और केयरफोर वाले जो भी बिजनेस करेंगे प्रॉफिट अमेरिका लेके जाएंगे। तो 2 परिणाम होंगे, एक तो यहां से पैसा लेके जाएंगे, दूसरा आपकी छोटी छोटी सब दुकानें वो बंद करा देंगे। और वो बंद कैसे हो जाएंगी,
अमरावती का एक उदाहरण देता हूं, केयर 4 का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, वॉलमार्ट का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, तो अमरावती के लोगों की लाइन लग जाएगी वहां जाके माल खरीदने की, क्योंकि हर चीज इंपोर्टेड मिलेगी। और इंपोर्टेड माल को चाहने वाला एक क्लास तो है ही इस देश में, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, ब्लैक मनी है, सब कुछ है। वो जाके लाइन लगा के जब खरीदना शुरू करेगा तो साधारण आदमी को लगेगा यार यहां से माल खरीदना स्टेटस सिंबल है, तो हम भी खरीदें। तो वो शुरू होगा और एक ऐसी घमासान लड़ाई शुरू होगी जो अमरावती के हर छोटी छोटी दुकानों को बंद करा देगी। तो छोटे दुकानदार खत्म। इसी तरह से मान लीजिए अमरावती में कोई अमेरिकन कंपनी आके एक होटल बना दे, एक रेस्टोरेंट बना दे और उस रेस्टोरेंट के माध्यम से वो सर्विस देना शुरू करे, तो अमरावती के रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए तकलीफ। इसी तरह से मान लीजिए उन्होंने आके यहां पर कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया, अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच अमरावती में खुल गया और उन्होंने कहा जी 1000 रुपए फीस जमा करो और आप डिग्री लो। चालू हो गई उनकी यूनिवर्सिटी। तो यहां तो सब जो तपोवन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं वो सब वहां पहुंच जाएंगे। और उनकी यूनिवर्सिटी में तो क्या, पैसा जमा करो डिग्री लो। तो यहां एक क्लास तो है ही जिसको डिग्री चाहिए, ज्ञान से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां ज्ञान का महत्व नहीं है, डिग्री का महत्व है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ है कि इस देश में ज्ञान का महत्व खत्म हो गया, डिग्री का महत्व हो गया इस देश में। और वो डिग्री बांटेंगे यहां आके और वो पैसे से मिल जाएगी। और अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कभी भी कोई फेल नहीं होता, वहां कोई फेल नहीं होता, क्योंकि उनका जो सिस्टम है एजुकेशन का वो इस तरह से बना हुआ है कि उसमें कोई फेल ही नहीं होता। माने रद्दी से रद्दी वहां पास हो जाता है। हिंदुस्तान के बारे में आप जानते हैं, जो लड़के लड़कियां भारत के किसी स्कूल में पास नहीं हो पाते वो सब अमेरिका से बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ जाते हैं। आपको मालूम है ये सब? और अमेरिका से भी ज्यादा रद्दी डिग्रियां रूस में मिलती हैं। रूस की तो डिग्रियों का ये आलम है कि दुनिया का कोई भी सेंसिटिव देश रूस का एमबीबीएस एमडी किए हुए डॉक्टर को परमिशन देने को तैयार नहीं हॉस्पिटल खोलने के। भारत में भी नहीं है। रशिया से आप एमबीबीएस एमडी करके आइए, जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप यहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कुछ पढ़ाते ही नहीं है। और वहां तो यूनिवर्सिटीज चलती हैं दुकानों की तरह से, वो तो बिजनेस है, उसमें ज्ञान देना है ऐसा कुछ मतलब नहीं, वो बिजनेस है, बिजनेस का पार्ट है। जैसे होटल चलता है वैसे यूनिवर्सिटी चलते हैं यूरोप और अमेरिका में। और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, यूरोप और अमेरिका के जो नेटिव सिटीजन्स हैं, उनका आईक्यू दुनिया में सबसे कम है। अमेरिकन स्टूडेंट्स का आईक्यू पूरे दुनिया में सबसे कम है। इंटेलिजेंसी क्वेस्ट जिसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान में भी वो दुनिया में सबसे पीछे हैं। यूरोपियंस लोग और अमेरिकन्स लोग सामान्य ज्ञान में बहुत पीछे हैं, आईक्यू उनका बहुत कम है। इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स होते हैं वो सभी एशियन होते हैं, भारतीय होते हैं, चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, उनकी अपनी नहीं है, क्योंकि आईक्यू बहुत कम है। आईक्यू कम क्यों है? क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है जिसमें आईक्यू ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो लोएस्ट आईक्यू पे वो काम करने वाले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, वो सब यहां आ जाएंगे। तो यहां का जो भी छोटा मोटा कम स्टैंडर्ड वाला भी एजुकेशन है उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन आपको उनके साथ करना है। तो यहां क्या होगा, मान लीजिए उनकी यूनिवर्सिटी हुई, तपोवन भी यूनिवर्सिटी, अब अमेरिकन और तपोवन यूनिवर्सिटी में कंपटीशन शुरू होगा। वो कहेंगे जी हम इतने कोर्सेज पढ़ाएंगे, 3 कोर्स पढ़ाएंगे, 1 कोर्स फ्री, आइए हमारे यहाँ। हाँ, एमबीए पढ़ाएंगे, एमबीबीएस फ्री ले जाइए हमारे पास, आइए हम आपको एडमिशन दें। हाँ, ऐसे ही होता है, यूरोप और अमेरिका में ऐसे होता है। एमबीए करिए, डीबीए फ्री ले जाइए, एमबीए करिए, बीबीए फ्री ले जाइए, एमबीए करिए, ये फ्री ले जाइए, वो फ्री ले जाइए, वो चालू कर देंगे। तपोवन यूनिवर्सिटी को फिर यही करना पड़ेगा कि बीकॉम करिए तो इंटर फ्री, या इंटर करिए तो ये फ्री। ये सब चक्कर जो शुरू होगा सत्यानाश कर देगा इस देश का। स्टूडेंट्स का लेवल हिंदुस्तान में भी आईक्यू में इतना नीचे हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। हो सकता है कि बहुत अच्छी डिग्री लिया हुआ विद्यार्थी एक चिट्ठी ना लिख पाए, शुद्ध मराठी का एक वाक्य ना बोल पाए, शुद्ध मराठी में कुछ लिख ना पाए। ऐसे ही दूसरे सर्विसेज में जब वो आना शुरू होंगे तकलीफ कर देंगे इस देश को। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत।
मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गांव में ले लो। जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता। अगर वो इस सेक्टर में घुसे और यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे, कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पे। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर, वहीं पे, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें। और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है। उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता। हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती। देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए। हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट। इसमें अमेरिकन्स और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे? लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश, कुछ नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा कमा के ले जा सकता है। छोटी छोटी बातों में वो पैसा कमाएंगे आपके देश में आके। जो बातें आपके लिए सहज हैं, स्वाभाविक हैं, आपको सुनकर एक कल्पना नहीं हो सकती। बेंगलोर में एक फॉरेन कंपनी आई है, उसने एक धंधा शुरू किया है कि भारत के जो लोग अपना टेलीफोन बिल जमा नहीं करा सकते, बिजली का बिल नहीं जमा करा सकते, या अपने ग्रोसरी शॉप में जाके सामान नहीं खरीद सकते, उन सब लोगों के लिए बिल जमा कराने का, ग्रोसरी सामान खरीदने का धंधा एक विदेशी कंपनी ने आके बेंगलोर में शुरू किया है। आप जानते हैं बेंगलोर में कुछ ऐसे भारतवासी रहते हैं जो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, जिनके पास इतना भी समय नहीं है कि टेलीफोन का बिल जमा करा सकें या तो उनके बिजली का बिल जमा करा सकें। तो टेलीफोन और बिजली का बिल जमा कराने के धंधे में एक विदेशी कंपनी आ गई है बेंगलोर। वो कहती है हमको आप सर्विस दीजिए, माने इतना पैसा दीजिए, हम आपका टेलीफोन बिल जमा कराएंगे, बिजली का बिल जमा कराएंगे, आपका टिकट भी लाके देंगे, रेल का टिकट लाके देंगे, बस का टिकट लाके देंगे, ये सब करके देंगे। लग गए हैं वो इस धंधे पे, और बेंगलोर में बहुत बिजनेस मिल गया उनको, और उसी बिजनेस से पैसा कमा के ले जाएंगे। माने अल्टीमेटली आपके समाज की जो पूंजी है, आपके समाज का पैसा है जो परदेश जाने वाला है, अल्टीमेटली होना है। इसी तरह से और कल्पना करिए, विदेशी बैंक आ रहे हैं, विदेशी बैंक आ रहे हैं, उन्होंने शाखाएं खोलना शुरू किया। मैं आपको एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूं, उसका नाम है HDFC। 1992-93 में ये बैंक जब भारत आया था तो इसकी एक शाखा खुली थी, सिर्फ एक ब्रांच थी, और उसमें डिपॉजिट 0 था। एक ब्रांच थी, डिपॉजिट उसमें 0 था। HDFC भारत आया था तब।
आज HDFC को भारत में व्यापार करते हुए 10 साल हो गया है। HDFC की 10 साल में 243 ब्रांच भारत में खुल चुकी हैं और उनके पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है। जीरो से शुरू किया था, 70,000 करोड़ का डिपॉजिट उन्होंने इस देश के लोगों से इकट्ठा कर लिया है। अगले साल से WTO की कंडीशंस आने के बाद HDFC को और खुला मार्केट मिलेगा और वो 1000 शाखाएं बनाएंगे और हो सकता है 2-3 लाख करोड़ का डिपॉजिट करेंगे। और इतना डिपॉजिट करके किसी दिन वो घोटाला करके भाग जाएं तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ है इस देश में। आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था अमेरिका का। सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था। हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में। स्कैम सिटी बैंक ने किया था। हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था। सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो, हमको दो। तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है, कुछ को गिराना है। जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है। ये खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया। उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का। और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की। संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है। तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मनमोहन सिंह ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से। अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने, भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन में जिनका पता नहीं था, और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था। उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई। अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको, और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया। हाँ, इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है रामनिवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि अमेरिका से डर है। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, HDFC, ANZ ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं। और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते। उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है, क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना है, सर्विस देनी। इनको बिजनेस करना है, तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे। बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पर काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे। और इस तरह से घुस के वो क्या कर सकते हैं भारत का एक उदाहरण देके मैं मेरा व्याख्यान खत्म करता हूं। क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, भारत में सेवा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में और एजुकेशन आदि आदि में विदेशी कंपनी ज्यादा नहीं आए हैं। अगले साल से आना शुरू होंगे। अभी ज्यादा विदेशी कंपनी आए हैं टूथपेस्ट बेचने के लिए, टूथ पाउडर बेचने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए। अभी वो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में आके, इसका ही एक उदाहरण देता हूं। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका के 2 कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला।
दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है। प्रयोगशालाओं ने सिद्ध कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये जहर है और ये भी कहा कि ये टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। CFTRI तो ये कहता है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। दूसरी लेबोरेटरी CSE, उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर भारत सरकार की लेबोरेटरी CFL, उन्होंने सिद्ध कर दिया। भारत की 5-6 लेबोरेटरीज और सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि पेप्सी कोक जहर है, 14 साल से इस देश में बिक रहा है। लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक NDA सरकार चल रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने वाले हैं। उनका भी एक्शन लेने का हिम्मत नहीं था पेप्सी कोक पर, और उनके भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लीन चिट दिया पार्लियामेंट के अंदर। अभी NPA सरकार आ गई है, उसकी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है। भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे हैं फसल के। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये पेस्टिसाइड है, पेप्सी कोक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ये सब कुछ सिद्ध हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत नहीं है कि पेप्सी कोक का लाइसेंस कैंसिल करे। अभी तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सबने कह दिया। 97 में जब हम ये बात कहते थे तो लोग हमें पागल कहते थे। अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है, CFTRI ये कह रही है, CFL ये कह रही है, सभी साइंटिफिक बॉडीज ये कह रही हैं कि ये पेप्सी कोक नहीं है, जहर है, क्योंकि उसमें DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मेलाथियान है, क्लोरोपाइरीफॉस है। ये चारों खतरनाक कीटनाशक पेप्सी कोक में मिले हुए हैं और हमारी शरीर की क्षमता से 87 गुना ज्यादा है। माने हमारे शरीर की जो टॉलरेंस लिमिट है उससे 87 गुना ज्यादा जहर पेप्सी कोक थम्स अप में है, ये रिपोर्ट कहती है। तो भी सरकार की हिम्मत नहीं है लाइसेंस रद्द करने की। आप सोचिए कि जब 2 अमेरिका की कंपनी के खिलाफ भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो हजारों अमेरिकी कंपनी अगले साल से घुस जाएगी, भारत सरकार क्या करेगी? 2 के खिलाफ कुछ नहीं करने की हाल हिम्मत है उनकी, जो सिद्ध हो गया है कि ये जहर बेच रहे हैं। तो सरकारों की हिम्मत और ताकत तो इन कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसी कंपनी आके भारत पे अगर छा गई तो सारा रूल तो वो करेंगे, रेगुलेशंस वो बनाएंगे, कानून वो तय करवाएंगे, संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तय करेंगे। सरकार तो कुछ नहीं, सरकार तो पपेट हो जाएगी, कठपुतली हो जाएगी उनके हाथ की। एक और उदाहरण देता हूं। एक अमेरिका की एनरॉन कंपनी आई थी, बोगस और फ्रॉड कंपनी, जो अमेरिका में बोगस थी, फ्रॉड थी, यूरोप के कई देशों में बोगस थी, फ्रॉड थी। वो महाराष्ट्र में आके कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने का सारा उन्होंने ढिंढोरा पीटा, और महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या सुविधा नहीं दिया उस एनरॉन को। और ऐसे लोग महाराष्ट्र में जो कहा करते थे कि हम इसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे और ये कर देंगे, उन्हीं लोगों ने उसको लाइसेंस दे दिया। और उस एनरॉन के लाइसेंस को कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सरकार की हिम्मत नहीं थी उसका भी करने के लिए, अदालतों ने हस्तक्षेप किया, तब जाके ये सारा प्रोजेक्ट रुका। बाद में पता चला कि कंपनी ही बोगस थी, फ्रॉड कंपनी थी। अब वो बोगस और फ्रॉड कंपनी आती है और भारत में पावर प्रोजेक्ट के नाम पे शेयर्स फ्लोट करे, हजारों करोड़ रुपए आपके मार्केट से उठा ले। जिसने जिंदगी में एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाया हो, वो भारत में हजारों करोड़ का पावर प्रोजेक्ट चला ले। ये कितनी बड़ी विडंबना। और एक ऐसे देश में जहां सत्ता बहुत बिकाऊ है और नेता सब गधे और घोड़े के माफिक बिकने को तैयार हैं, और ऐसे देश में जहां के नेताओं को कुछ ज्यादा इन सब अंतर्राष्ट्रीय विषय के समझौतों की समझ भी नहीं है। आप गेट करार के बारे में बात करिए, आपके लाइन से खड़े कर दीजिए एमपीज और एमएलएस को, बात करके देखिए उनसे गेट करार के बारे में क्या बात करते हैं वो आपसे। वो कहेंगे हाँ कुछ सुना तो है, लेकिन क्या है हमें माहिती नहीं। जिनको सबसे ज्यादा माहिती होनी चाहिए उनसे बात करके देख लीजिए। आप मंत्रियों से बात कर लीजिए, एमपी एमएलएस की छोड़ता हूं मैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर से बात कर लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर लीजिए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात कर लीजिए। आपको गेट एग्रीमेंट के बारे में कुछ मालूम है
कभी कॉमा फुल स्टॉप उसका देखा है आपने? वो कहेंगे जी हमें क्या जरूरत है मालूम होने की, ये तो सरकारी अधिकारियों को मालूम होना चाहिए। और सरकारी अधिकारी किस तरह के हैं वो आप जानते हैं। हिंदुस्तान का सरकारी अधिकारी सगा उसका है जहां से पैसा मिलता है। हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के घर में आजकल सीबीआई वालों ने रेड डालना शुरू किया है। एक क्लर्क लेवल के अधिकारी के घर में 4 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ मिल गया, 6 करोड़ मिल गया। वो सरकारी अधिकारी क्या करने वाला है? वो तो वही करने वाला है जो घूस कराएगी, रिश्वत कराएगी उसको। तो करप्ट हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और उससे भी ज्यादा करप्ट हमारी ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इतने करप्शन में डूबी हुई है। उस स्थिति में अगर बाहर की कंपनियां आती हैं और यहां से लूट के ले जाना शुरू करती हैं, और उस लूट का थोड़ा हिस्सा अधिकारियों को मिलने लगे और नेताओं को मिलने लगे, वो तो उन्हीं के बात करेंगे, उन्हीं के बोलेंगे, उन्हीं के फेवर में जाएंगे। वो आपकी बात नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं करेंगे, तो देश बंधुआ हो जाएगा। और मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे ही खतरनाक काम कभी अंग्रेजों ने किए थे इस देश में गुलामी लाने के लिए। अब वही खतरनाक खेल इस देश में आजादी के 56-57 साल के बाद हो रहा है। आज भी इस देश में 4,500 से ज्यादा विदेशी कंपनी तो आ चुकी है, हजारों करोड़ रुपए लूट के ले जा रही है। पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन। अब अगले साल से और ज्यादा आएंगे, और खुली छूट मिलेगी लूट करने की, और ज्यादा पैसा यहां से लेके जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? जो ईस्ट इंडिया नहीं कर पाया इस देश में, वो अब ये कंपनियां करेंगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित होने वाला वर्ग है वो किसान है, मजदूर है, कमजोर वर्ग है। भारत जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग है, उसी को सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ होने वाली है। और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा असंगठित है, उसका संगठन नहीं है। इसलिए चुपचाप धीरे धीरे या तो वो साइडलाइन हो जाएगा या आत्महत्या करके सारे रास्ते से हट जाएगा, रास्ता इनके लिए खुल जाएगा। ये स्थिति देश के सामने है। अब प्रश्न उठता है कि फिर हम क्या करें? मैं आपसे निवेदन करने ये आया हूं कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा, और कोई इस देश में कुछ करने वाला नहीं है। आप राजकीय पक्षों से कोई भी अपेक्षा मत करिए कि वो कुछ करेंगे। राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो 10 साल से ये गेट करार साइन होके पड़ा हुआ है, कुछ उन्होंने किया होता। और पिछले 10 साल में हिंदुस्तान के हर राजकीय पक्ष को सत्ता चलाने का मौका मिला है इस देश में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसा कोई राजकीय पक्ष नहीं बोल सकता कि हमको सत्ता चलाने का मौका नहीं मिला। अगर इनको कुछ भी करना होता तो ये कर सकते थे। आप बोलेंगे क्या कर सकते थे? ये कर सकते थे वो काम जो अमेरिका ने किया। मैंने आपसे कहा ना, अमेरिका ने क्या किया? संविधान संशोधन कर लिया। संविधान संशोधन करके गेट करार साइन किया। अब गेट करार की जो खराब बातें हैं, अमेरिका उसको नहीं मानेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो कह रहे हैं और ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रिवेल। उन्होंने संशोधन कर लिया। वो कहते हैं हमारा संविधान ऊपर है। हम भी ये कर सकते थे। हमारे राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो वो भी ये कर सकते थे। और आप बोलोगे कि राजकीय पक्षों को ये बात किसी ने बताई नहीं, ये मैंने बताई है। हिंदुस्तान की जितनी भी वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं जो सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं, उनके हर बड़े नेता से मैं मिला हूं। कम से कम 250 ऐसे नेता हैं जो जीवित हैं इस देश में, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। जा जाकर मैंने ये गेट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी करके उनको दिया है। इस पे जिस्ट लिख कर दिया है कि देखिए ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, इसको बदलवाइए, नहीं तो। लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई रस भी नहीं लिया। और इसमें से दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन 250 एमपीज को, जो बड़े नेता हैं इस देश में जिनको मैं मिला, मैक्सिमम ने गेट करार की कॉपी मुझे वापस दे दिया कि ये आप ही पढ़िए, आप ही रखिए, आप ही स्टडी करिए और आप ही जन जागृति लाइए। हमारे बस का नहीं है ये सब। मैंने कहा भाई आप तो करोड़ों रुपए लेते हैं इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का, आपका तो पहला धर्म बनता है ये सब लोगों को बताना, समझाना, जन जागृति लाना। वो कहते हैं ना हमको ये समझता है, ना हम इसको बात कर सकते हैं, ये आपका ही काम है, ये आप करिए। माने मेरे लिए ना मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूं, ना मैं किसी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर हूं, ना ग्राम सभा का सरपंच हूं, ना कहीं पंचायत का सदस्य हूं। मुझे कहते हैं कि तुम ये करो, और जिनको ये जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसी के लिए जाते हैं संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, वो करने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? 2 बड़े कारण हैं। एक तो यह है कि मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज, एमपीज में इस गेट करार को लेकर, डब्ल्यूटीओ को लेकर कोई समझ नहीं है। किसी ने अध्ययन भी नहीं किया है, अभ्यास भी नहीं किया है, और उनकी शायद कैपेसिटी भी नहीं है इसको समझने की, अभ्यास करने की, अध्ययन करने की। क्योंकि हिंदुस्तान की संसद का जिस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख लो। हिंदुस्तान की संसद में ऐसे बहुत सांसद हैं जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, मंत्री बन के बैठे।
नोटेड क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर हैं। उनसे आप कल्पना करेंगे वो गेट करार को समझेंगे और इस पे कोई बात करेंगे संसद? बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं इस देश में जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था। एमएलएस तो ऐसे हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा जो क्रिमिनल्स हैं, नोटेड क्रिमिनल्स। और ऐसे क्रिमिनल्स नहीं है छोटे मोटे, मर्डर करवाए हैं, रेप किए हैं, किसी को लूटा है, किसी का घर जलाया है, गंभीर अपराध जो माने जाते हैं इस देश में, वो सब करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप कल्पना करें गेट करार पे बात हो, शायद नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लोगों के बीच में जाएं और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई आप इसको समझ लो। फिर लोग कहेंगे ठीक है हमने समझ लिया, अब क्या करें? अगर कोई समस्या हमें समझ में आ जाए तो समाधान क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए शेतकरी भाइयों के लिए, शेतकरी बांधवों के लिए ये गंभीर समस्या है गेट एग्रीमेंट। जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो उसमें से समाधान भी मेरे समझ में आ गया। और इसका सबसे सरल समाधान है, भारत के 70 कोटि शेतकरी बांधवों को अगर बचाना है गेट करार से तो उनको एक ही बात के लिए प्रेरित करो कि तुम खेती करना शुरू करो सेंद्रीय पद्धति से। सेंद्रीय खत वापरो, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बंद कर दो। और ये परदेशी कंपनियों के बीज वापरना बंद कर दो। ये मॉन्सेंटो का बीज, ये कारगिल का बीज, ये उसका बीज और ये सब बीज वापरना बंद कर दो। तुम्हारे बीज तुम बनाओ और उनको वापरना शुरू करो। तुम्हारी खाद तुम बनाओ, उस खाद को वापरो। तुम्हारी पेस्टिसाइड तुम बनाओ, तुमको जरूरत पड़े तो तुम खुद बनाओ, बाजार से कुछ खरीद के मत लाओ। और भारत का शेतकरी एक ऐसी स्थिति में है कि कुछ खरीद करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी खेती खुद कर सकता है, बशर्ते कि उसको कोई प्रेरित करने वाला हो। क्योंकि अब तक पिछले 20-25 साल में उसको बहुत गलत जानकारी दी गई है, बहुत माहिती ऐसी दी गई है। उसको सबसे खराब माहिती ये दी गई कि बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना सुपर फॉस्फेट, बिना रासायनिक खत के कुछ उत्पन्न नहीं होता, जो सबसे गलत माहिती है। उत्पन्न होने में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कोई हिस्सा नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। मैं आपको इसका सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूं, ये यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कितना बड़ा फ्रॉड है। और यहां कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा। फ्रॉड ये है कि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जितना भी डाला जाता है उसका 1% भी काम में नहीं आता। 1%, 1% भी काम में नहीं आता। 99% यूजलेस जाता है। कैसे जाता मैं समझाता हूं आपको। जब भी हम बीज डालते हैं खेत में तो बीज में अंकुरण होता है। अंकुरण धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। आप अगर ध्यान से इस विषय को देखें और समझें तो होता यह है कि पौधा जब अंकुरित होता है और अंकुरित होने से 20-25 दिन के अंदर उसकी कैनोपी आ जाती है। कैनोपी मीन्स उसके पत्ते आ जाते हैं। अब जैसे ये पत्ते आ जाते हैं तो पौधा जमीन से भोजन लेना बंद कर देता है। वो सारा भोजन लेता है सूर्य के प्रकाश से। सारा का सारा भोजन के प्रकाश से लेता है, जिसको हम सब लोग फोटोसिंथेसिस और जो भी कहना चाहें कहिए। तो उसकी जब कैनोपी आ गई, पत्ते आ गए, तो भोजन लेने का काम तो सूर्य से कर रहा है, तो जमीन से भोजन लेना तो बंद कर दिया। और यूरिया, डीएपी आप जमीन में डाल रहे हो, वो कुछ ले ही नहीं रहा, फालतू में डाल रहे हो। टोटल बोगस है, फ्रॉड है। और इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में चल रहा है पिछले 40 साल से ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे। और जब मैं हिंदुस्तान के बड़े साइंटिस्टों से यह बात किया कि आप इतना बड़ा फ्रॉड 40 साल से चला कैसे रहे हैं इस देश में, पौधे को जब जरूरत है जमीन से कुछ लेने की, उस समय यूरिया, डीएपी होता नहीं वहां। जब उसको जरूरत नहीं है तब वो डाला जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो आपकी सही है। तो ये चल कैसे रहा है? तो ये चल रहा है इसलिए कि ये जो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट कंपनियां हैं, इनका कमीशन ऊपर से नीचे तक बट रहा है, नेताओं से अधिकारियों तक, इसलिए ये चल रही है, इसलिए फ्रॉड भी चल रहा है। साइंटिस्ट में भी वही कमीशन बट रहा है। हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देश के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जितना यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जमीन में डाला जाता है वो 99% वेस्ट चला जाता है और मिट्टी को ही खराब करता है। वो अल्टीमेटली मिट्टी को खराब कैसे करता है? मिट्टी का जो बैलेंस है उसको तोड़ देता है। मिट्टी का बैलेंस है, पीएच उसका 7 के आसपास होना चाहिए, कार्बन कंटेंट उसका 8 के आसपास होना चाहिए। कार्बन कंटेंट को लगातार कम करता जाता है, पीएच को लगातार घटाता बढ़ाता रहता है, तो दोनों स्थिति में टूटता है बैलेंस। बैलेंस टूटता है तो खेती में उत्पन्न कम हो जाता है और उसका नुकसान शेतकरी को होता है। तो यूरिया, डीएपी का इतना बड़ा फ्रॉड, और उससे भी बड़ा फ्रॉड पेस्टिसाइड का। ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है, ये इससे भी बड़ा फ्रॉड है।
एंडोसल्फान डालो, मेलाथियान डालो, पैराथियान डालो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड डालो, ये डालो, वो डालो। भाई क्यों डालो? तो कहते हैं जी कीट आया है। अच्छा कीट आया है तो ठीक है, किसी ने उसको बुलाया है तब आया, ऐसी तो नहीं आया। कीट आया है आपकी फसल पे, आपकी फसल को चौपट कर रहा है, तो किसी ने उसको बुलाया, या तो उसके लिए कंडीशन तैयार की है तो वो आया, अदरवाइज कैसे आता? आपके शरीर में कोई वायरस या विषाणु कैसे घुस जाता है? अनुकूल कंडीशन है तो घुस जाता है, अगर प्रतिकूल कंडीशन है घुस के दिखा दे कोई वायरस आपके शरीर में। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, कोई एक डॉक्टर है, सवेरे से शाम तक 50 मरीजों के पास बैठता है, उनके श्वास से निकली हुई दुर्गंध को भी सूंघता है, लेकिन हर डॉक्टर को तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता। होता है क्या? ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करने वाले किसी भी डॉक्टर को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता है। क्यों? उसका अपना इंटरनल बॉडी रेजिस्टेंस या इंटरनल सिस्टम ऐसा है जो आसानी से बाहर के वायरस बैक्टीरिया से लड़ सकता है। ठीक है, आसानी से तो नहीं जाता, आसानी से प्रवेश भी नहीं करता और वो फल भी नहीं दे पाता। इसी तरह से भूमि के साथ होता है, भूमि के साथ भी यही होता है कि आसानी से कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आके किसी फसल को चौपट कर दे, ये तो तभी संभव है जब वहां पर उसके लिए कंड्यूसिव कंडीशन हो, माने उसको अपना काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले, अन्यथा तो ये संभव नहीं है। और वो अनुकूल वातावरण कौन पैदा कराता है? ये यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग करके देख लिया है कि जो भूमि में यूरिया, डीएपी सबसे ज्यादा डाला जाता है, उसी भूमि पे सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, उसी में सबसे ज्यादा जंतु आते हैं, कीट आते हैं, तो वहीं आपको पेस्टिसाइड ज्यादा चाहिए। अब इसका सरल उपाय है कि यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट डालना बंद कर दो, आपको जंतुनाशक की भी जरूरत नहीं है, कीटनाशक की भी जरूरत नहीं। तो गेट करार से भारत के शेतकरी बांधवों को बचाने का अब सबसे सरल रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती। उसको जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए, उससे कोई महत्व नहीं है, उसमें विवाद भी करने की जरूरत नहीं है। बिना रसायन की खेती, माने यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान के बिना खेती करना इस देश का किसान जब शुरू कर देगा तो गेट करार की एक भी शर्त उसके ऊपर लागू नहीं होती। गेट करार में से ये रास्ता निकलता है। अर्थात हम हिंदुस्तान के लोग आप सबके साथ मिलकर अगर एक अभियान पूरे देश में चलाएं, शेतकरी बांधवों के लिए नैसर्गिक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, प्राकृतिक खेती करो, सेंद्रीय खेती करो, ये ज्यादा से ज्यादा अभियान चलाया जाए तो गेट करार से आप 70 कोटि शेतकरी को बचा लेंगे और हिंदुस्तान को भी बचा लेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की माटी में ये तासीर है कि हम सेंद्रीय खेती कर सकते हैं, यूरोपियन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की माटी वैसी नहीं है सेंद्रीय खेती करने लायक। सेंद्रीय खेती होने के लिए माटी की सबसे बड़ी विशेषता उसको सॉफ्ट होना चाहिए। यूरोप की माटी बहुत कड़क है, भारत की माटी बहुत सॉफ्ट है। भारत में संभव है, यूरोप में संभव नहीं है, इसलिए ये हमारे यहाँ संभव है। और सेंद्रीय खेती उसी देश में संभव है जहां सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता रहे। यूरोप को 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, हमको 12 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता है। 24 घंटे चाहे तो सूर्य के प्रकाश का हम उपयोग कर सकते हैं। 12 घंटे तो सीधे कर सकते हैं, 12 घंटे परोक्ष रूप से कर सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा उपलब्ध है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास अद्भुत किस्म की है, मिट्टी सबसे सुंदर दुनिया की हमारे पास है, हमारे पास पानी की भी व्यवस्था ठीक ठाक है। बस हमारे शेतकरी बांधव का मानस बदलने की जरूरत है, मन बदलने की जरूरत है, और वो सेंद्रीय खेती की तरफ आ जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ जाए तो गेट करार से बचने का रास्ता है एक। दूसरा, बाकी सेक्टर में गेट करार से बचने का क्या रास्ता है? बाकी जितने भी सेक्टर हैं गेट करार के जिनका मैं अभ्यास कर रहा हूं, उनसे बचने का रास्ता महात्मा गांधी बताकर गए हैं। महात्मा गांधी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी अपने जीवन में, जब कही थी तब भी सत्य थी और उनके जाने के बाद भी सत्य है। वो कह गए हैं कि जब गुलामी चारों तरफ से घेर ले आपको और हर तरफ आपको गुलामी ही गुलामी नजर आए और आपको लगने लगे कि अब आपकी आजादी और स्वतंत्रता चली जाएगी, तब बहिष्कार और असहयोग 2 ऐसे शस्त्र हैं जो गुलामी के हर पहाड़ को तोड़ सकते हैं। ये गांधी जी बता गए हमको। माने गेट करार की गुलामी जब चारों तरफ से घेर ले, हजारों विदेशी कंपनियां भारत में घुस जाएं और देश को लूटने में लगी रहें, तो हमारे पास एक शस्त्र है, वो बहिष्कार और असहयोग का। गांधी जी बता के गए और उसका उन्होंने उपयोग भी करके दिखाया। तो हम भारतवासी एक संकल्प कर लें, हम बहिष्कार करेंगे और असहयोग करेंगे। अर्थात जितनी भी विदेशी कंपनियां बाहर से आएंगी कुछ भी करने के लिए, उनका बहिष्कार करेंगे, उनके साथ असहयोग करेंगे।
इसका समझने का अर्थ क्या है? बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे। अगर विदेशी कंपनी आके भारत में पानी बेचती है, दंत मंजन बेचती है, टूथ पाउडर बेचती है, टूथपेस्ट बेचती है, हम खरीदेंगे नहीं। और असहयोग कैसे करेंगे? अगर विदेशी बैंक आके भारत में अपनी ब्रांच खोलती है, हम हमारा अकाउंट उसमें खोलेंगे नहीं। अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बैंकों में अकाउंट नहीं खोलेंगे, कौन विदेशी बैंक है जो यहां चल जाएगी? अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बीमा कंपनियों से कुछ मदद लेंगे ही नहीं, उनके यहां प्रीमियम भरेंगे नहीं, उनसे पॉलिसी लेंगे नहीं, कौन सी विदेशी बीमा कंपनी यहां चल जाएगी? हम हिंदुस्तानी किसी विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके सामान खरीदेंगे नहीं, कौन सा विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर चल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। गांधी जी का बताया हुआ ये रास्ता बहुत ही अच्छा, तकनीक भरा और ताकतवर है कि बहिष्कार करो और असहयोग करो, अंग्रेजों के साथ असहयोग करो। और इस स्थिति तक गांधी जी ने असहयोग कराया कि अंग्रेजी सरकार को टैक्स देना बंद कर दो। और जिस दिन भारतवासियों ने टैक्स देना बंद कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। जब तक हम भारतवासी बराबर उनको टैक्स भरते रहे, वो हमारे ऊपर शासन करते रहे। जब सरदार पटेल ने और महात्मा गांधी ने टैक्स नहीं भरने का अभियान शुरू कराया पूरे देश में, अंग्रेजों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया और एक दिन सरेंडर करके चले गए। तो यही हम कर सकते हैं, हम विदेशी बैंकों से असहयोग करें। माने सिटी बैंक ऑफ इंडिया में खाता ना खोलें, खोल लिया है तो बंद करें। HDFC में खाता ना खोलें, ANZ विंडलेज में खाता ना खोलें। भारत में 28 तो नेशनल बैंक हैं, फिर हमारी रीजनल बैंक हैं, फिर लोकल बैंक हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक हैं, इतनी सारी हमारे पास हैं। इनमें हमारे अकाउंट खोलें, हमारा पैसा इनमें डिपॉजिट करें। फिर आप कहेंगे जी इनमें घोटाले होते रहते हैं। घोटाले तो विदेशी बैंकों में इतने बड़े होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और भारत के किसी स्वदेशी बैंक में घोटाला होगा तो उसकी गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सिटी बैंक ऑफ इंडिया का घोटाला होगा तो उसका कुछ गारंटी नहीं है, वो पैसा भी लेके चला जाएगा, सब खत्म कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और अमेरिका जाके लड़ नहीं सकते उससे आप। तो घोटाले होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम कोशिश करें, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। लेकिन इस घोटाले के कारण हम विदेशी बैंकों में खाते जमा करें और उनके हाथ में सारी अपनी जमा पूंजी सौंप दें, वो अच्छा नहीं। तो हम हमारे जीवन में संकल्प करें कि विदेशी कंपनियों का सामान खरीदेंगे नहीं और उनको मदद करेंगे नहीं, किसी भी तरह का सहयोग करेंगे नहीं। हम भारतवासी अगर उनको सहयोग ना करें और उनका सामान ना खरीदें, कोई गैट करार, कोई विदेशी कंपनी इस देश में हावी नहीं हो सकती। तो ये हमें करना है, पूरे देश में ये अभियान चलाना है। और इसके साथ साथ दुनिया के उन सभी देशों में ये अभियान चलाना है जिनको गैट करार से तकलीफ होने वाली है। मैंने आपसे कहा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, छोटे छोटे देश हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, इथियोपिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये सभी देशों में भी अभियान चलाना है। और उसका प्रयास हमने शुरू किया है। मैं अभी पिछले महीने करीब 20 दिन के लिए विदेश प्रवास पे गया था और इन्हीं छोटे छोटे देशों में गया था। यूरोप का एक भी देश नहीं है जो बिना तेल के जिंदा रहे। कहने लगे अगर हम इनको तेल नहीं बेचेंगे तो किसको बेचे? मैंने कहा हमको बेचो, दुनिया के सब देशों को बेचो, अमेरिका, यूरोप को छोड़कर किसी को भी तेल बेचो। और आपका अधिकार है, आप किसको बेचो किसको नहीं बेचो। भाई पैदा करने वाले का अधिकार होता है ना, किसको बेचना किसको नहीं बेचना। आप इनको बेचना बंद कर दो तेल। तो उनका और दूसरा उपाय बताइए। मैंने कहा दूसरा उपाय उससे भी ज्यादा सरल है। मैंने उनको कहा कि आप जो तेल बेचते हो वो डॉलर में बेचते हो, आप अपनी करेंसी में बेचो। कुवैत की करेंसी है दीनार, ठीक है, दीनार में तेल बेचो। बहरीन की करेंसी है वो उनमें बेचे। ओमान की करेंसी है रियाल, वो रियाल में बेचे। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम, वो दिरहम में बेचे। डॉलर में बेचना ही बंद कर दो। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? मैंने कहा सबसे बड़ा काम ये होगा कि जब डॉलर में आप तेल बेचेंगे नहीं तो डॉलर में तेल का रेट फिक्स नहीं होगा, और तेल का रेट डॉलर में फिक्स नहीं होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, और डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, और डॉलर की कीमत कम होगी तो अमेरिका की कीमत कम हो जाएगी, और अमेरिका की कीमत कम हुई तो दिन सीधा हो जाएगा। फिर मैंने कहा तीसरा एक सरल उपाय है कि आपके आपस के झगड़े हैं उनको सुलझाना है तो एक सरल रास्ता है। देखिए कुवैत का है दीनार, ओमान का है रियाल, संयुक्त अरब अमीरात का है दिरहम, आप मिलके एक कॉमन करेंसी बना लो। जैसे यूरोप के देश मिल गए और उन्होंने यूरो बना लिया, फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने, स्विट्जरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने आपस में मिलकर यूरो बना लिया। तो आप जितने भी अरब देश हैं मिलकर एक कॉमन करेंसी बना लो और उसमें तेल बेचो, तो इनको आप ठीक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो आइडिया ठीक है। मैंने कहा ये आइडिया इतना अच्छा है जिसमें आपको ओसामा बिन लादेन की भी जरूरत नहीं है, सद्दाम हुसैन की भी जरूरत नहीं है।
आप ओसामा बिन लादेन पैदा करो, सद्दाम हुसैन पैदा करो, फिर उसको करोड़ों रुपए डोनेशन में दो, वो हथियार उन्हीं देशों से खरीदे, फिर उनको मारे। उससे अच्छा एक ऐसे हथियार से पीटो जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये जितने भी अरब देश हैं, इनके कई शेखों को मिला और हर एक को जाके मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आपके पास अरबों डॉलर है जो आपने अमेरिका में रखा हुआ, ये वहां से निकाल लो, भारत में रख दो। वैसे भी आपका अमेरिका से झगड़ा है, अरब देशों का अमेरिका से कोई दोस्ती तो है नहीं, अमेरिका रोज गाली देता है इनको, तो आप उनकी रोज गाली सुनते हो, अपना डॉलर भी वहीं रखते हो। उनका डॉलर माने पेट्रो डॉलर। तो मैंने कहा वो सब भारत में रखो। तो उनका भारत में सिस्टम, मैंने कहा बहुत हमारे पास 28 बैंकें हैं नेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की तो उससे भी ज्यादा है, और लोकल लेवल की तो सबसे ज्यादा है। किसी भी बैंक में रखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी देता है उसका, पैसा आपका सुरक्षित है। और फिर मैंने कहा अमेरिका आपको इंटरेस्ट कितना देता है? मुश्किल से 1.5%, 1.5%। हम भारतवासी आपको कम से कम 5%, 6%, 60% दे सकते हैं। हमारी कुछ कोऑपरेटिव बैंकें हैं वो 8% भी दे सकती हैं। आप लेके आओ, आपका पैसा यहां रखो, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वापरेंगे, नहीं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे ही देंगे। और वो पैसा अगर ये भारत में लाके रखें तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना पैसा। एक शेख को मैंने पूछा कुवैत में, आपका कितना पैसा होगा अमेरिकी बैंकों में? उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा आपका एडवाइजर है? हाँ एडवाइजर है। उसका एडवाइजर एक सरदार जी है, कुवैत के शेख का एडवाइजर सरदार जी। मैंने पूछा ये शेख का साहब का कितना पैसा है? उसने कहा इसको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। मैंने कहा बताओ कितना? उसने कहा $3 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन होता है, 1000 अरब, 3000 अरब डॉलर एक शेख का अमेरिका की बैंक में रखा हुआ है। मैंने कहा ये भारत में आ जाए तो उनका $3000 बिलियन भारत का फॉरेन रिजर्व तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा। और भारत में अगर $3000 बिलियन फॉरेन रिजर्व हुआ तो रुपए की ताकत आप जानते कितनी होगी? रुपए की ताकत हो जाएगी 7-8 रुपए एक डॉलर। और 6000 अरब डॉलर आ गया तो रुपए की ताकत हो जाएगी 1 रुपया एक डॉलर। और अगर रुपया और डॉलर बराबर हुआ तो सारा विदेशी कर्ज बिना एक पैसा दिए चुक जाएगा, क्योंकि हमने विदेशी कर्ज लिया $1 44 रुपए के हिसाब से, फिर हो जाएगा 1 रुपया एक डॉलर। तो लिया 44 गुना, देना है 1 ही गुना। तो बिना पैसा दिए विदेशी कर्ज चुकता करेंगे। और क्या होगा? रुपया और डॉलर अगर 1-1 हो गया तो भारत में डीजल की कीमत होगी 40 पैसे लीटर, पेट्रोल की कीमत होगी 70 पैसे लीटर, रसोई का सिलेंडर मिलेगा LPG 10-12 रुपए में, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे 300-400 रुपए में, नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से अमेरिका जाना हो 1200 रुपए का टिकट आ जाएगा। आप कल्पना करिए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो विदेशी कर्ज सब साफ हो गया, बिना एक पैसा दिए कर्ज माफ हुआ। और आपकी जो एक्सपोर्ट इनकम है वो आज से ठीक 44 गुनी बढ़ जाएगी। आपको समझ में आया? हम जो एक्सपोर्ट करके आज कमा रहे हैं उससे 44 गुना ज्यादा आएगा उतना ही एक्सपोर्ट करने से। अभी हमारी एक्सपोर्ट इनकम है 55 से 60 बिलियन डॉलर पर ईयर, फिर इसमें 44 का गुणा कर लो, यही एक्सपोर्ट इनकम हमारी 44 गुनी बढ़ जाएगी। और अगर एक्सपोर्ट इनकम इतनी बढ़ी और इंपोर्ट का बिल 44 गुना कम हो जाएगा तो भारत सरप्लस कंट्री हो जाएगा। ट्रेड सरप्लस हुआ तो हम तो चीन को भी पछाड़ सकते हैं, अमेरिका तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, फिर हम तो दुनिया में सबसे ऊपर आ सकते हैं। तो एक छोटा सा काम हम करें। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे खराब परिस्थिति भी अच्छे रास्ते का निर्माण कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत घटाटोप अंधेरा हो जाए तो सवेरा जल्दी होता है। ये WTO में से मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो रास्ता ये दिखाई दे रहा है कि हम भारत के लोग अगर लीडरशिप लें तो पूरे अफ्रीका और अरब देशों को एक कर सकते हैं, क्योंकि ये इस समय हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं WTO से। हमको जितनी मार पड़ेगी उससे ज्यादा अफ्रीका को पड़ेगी, और अरब देशों को उससे भी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि अरब देशों के सब नियम कायदे कानून WTO के विरोध में है। आपको मालूम है, कोई भी अरब देश में जाकर अगर आप बिजनेस करें तो मेजॉरिटी इक्विटी आप नहीं रख सकते वहां, मेजॉरिटी इक्विटी उन्हीं की होती है। एक दूसरा, कोई भी अरब देश में बिजनेस करने के लिए एक लोकल पार्टनर रखना पड़ता है जो एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और आपसे रॉयल्टी भी लेगा और बिजनेस का प्रॉफिट भी लेगा।
सिर्फ आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है, वीजा दिलवा रहा है, इसके लिए ही आपसे पैसा लेता है। जितने भी अरब देशों में भारतीय लोग बिजनेस करते हैं, सबने स्लीपिंग पार्टनर्स बनाए हैं, माने जो पार्टनर सोता रहता, कुछ करता नहीं है, टाइम पे आएगा, पैसा लेके चला जाएगा, ना बिजनेस से कोई मतलब है, ना आपके प्रॉफिट से। जितना आप कर रहे हैं वो सब आप करिए, मेहनत आप करिए, पैसा आप लगाइए, मैनेजमेंट आप करिए, हर महीने वो आ जाएगा अपना रॉयल्टी लेने। वो सब करते हैं ऐसे। और कोई भी अरब देश में आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, आपको मालूम है ये सब कानून है। ये सब कानून उनको बदलने पड़ेंगे WTO के कारण, तो उनको हमसे भी ज्यादा तकलीफ है। वो कह रहे हैं हमारी तो सब अरब प्रॉपर्टी इनके हाथ में चली जाएगी WTO के कारण, तो उनके दिल में आग हमसे ज्यादा है और अफ्रीकी देशों में हमसे भी ज्यादा है। तो ये WTO के बहाने हम भारत के लोग चाहें तो एक लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं दुनिया के सामने। और ये सब वही देश हैं जिन्होंने भारत के साइन करने के बाद साइन किया। हाँ, वो कहते थे ना भारत ने किया इसलिए हमने किया। इन सब देशों को हम इकट्ठा कर लें, और ऐसे देशों की संख्या 77-80 के आसपास है। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हम एक नया संगठन बना सकते हैं, एक नया WTO बना सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं जो इसमें नहीं है, और ये देश मिलकर दुनिया को रूल कर सकते हैं या दुनिया को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मैन पावर है, इनके पास स्किल्ड लेबर है, इनके पास सरप्लस कैपिटल भी आ जाएगा अगर ये देश जो है डॉलर में ट्रांजैक्शंस बंद कर दें, तो सरप्लस कैपिटल अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही दुनिया में डॉलर का चलन कम हुआ, अमेरिका नीचे 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 और नीचे आ जाएगा। और एक लास्ट सोल्यूशन मैंने उनको कहा कि आप सब एक काम तुरंत करिए, आपके पास जितना भी डॉलर फालतू पड़ा है वो अमेरिकी सरकार को वापस दीजिए और सोना ले लीजिए उसके बदले में अमेरिका से, क्योंकि ये रूल है। अगर हमारे पास 130 अरब डॉलर है, हम अमेरिका की बैंक को ये पूरा वापस करें, तो अमेरिकी बैंक इसके लिए बाध्य है कि उतने का वो हमें सोना दे। हम 130 अरब डॉलर अमेरिकी बैंक को दे दें, कहा हमको सोना दे दो, हमें तुम्हारा डॉलर नहीं चाहिए, सोना चाहिए। और ऐसे ही दुनिया के 20-25 देश करें, तो अमेरिका में इतना सोना नहीं है कि वो दे सके सबको, तो वो अपने आप ही अपने को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगा। और जिस दिन अमेरिका बैंकरप्ट हुआ, यूरोप भी उसके साथ डूबेगा, तब दुनिया के दूसरे देश ऊपर आ जाएंगे। पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारे लिए अवसर भी है। चुनौती के रूप में हम लें तो इसमें से अवसर निकलते हैं, और हम सरेंडर कर दें WTO के सामने तो हम भी खत्म हो जाएंगे और ये 77 देश भी हमारे साथ डूब जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों से विशेष रूप से इनको बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं जब इन देशों में घूमने गया और बात किया उनसे, तो उन सब ने एक ही बात कही मुझे कि आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं, आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं। हर एक जगह यही मुझे सुनने को मिला, आप कुछ करिए, हम आपके साथ हैं। और इन देशों में जब मैं WTO पे बात करता था, शाम को 7:30 बजे लेक्चर शुरू होता था, रात को 2:30 बजे 3 बजे तक चलता, और वो बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, एक एक बात नोट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं, तुरंत सवाल करते हैं, बहस करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें और क्या है, बाईलॉज क्या है, रेफरेंसेस क्या, सब डिटेल बात करते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं है, इंटरेक्शन करते हैं। तो उनके दिमाग में अब ये बातें बैठ रही हैं, हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। हम मिलकर इसको एक बड़ा अभियान का स्वरूप दें तो शायद दुनिया से अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को भी खत्म कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सच में सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुखी हो और भारतीयता के आधार पर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी हमारे सामने है। तो मैं इसको इस स्वरूप में देखता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में हम भारत के अंदर और भारत के पड़ोसी देशों में इस अभियान को इतना मजबूत करें कि ये सभी देश इस लड़ाई में एक साथ सामने आए। जैसे हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, वैसे अरब देश भी बहिष्कार करें अमेरिकी यूरोपियन कंपनियों का, वैसे ही अफ्रीकी देश भी बहिष्कार करें अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों का। और अल्टीमेटली ये लड़ाई तो माल बेचने की है, प्रोडक्ट को लाने की है मार्केट में। जब कोई खरीदेगा ही नहीं, उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, अपने आप वो सिकुड़ते चले जाएंगे, डिफेंसिव होते चले जाएंगे और इस युद्ध में हम उनको पीट सकते हैं। वो पीट नहीं पाएंगे हमको, क्योंकि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, उनके पास मार्केट नहीं। ये लड़ाई मार्केट की है और जिनके पास बड़ा मार्केट है वही विजेता हो सकते हैं इस लड़ाई में। तो अगले 3 वर्ष हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से यही अभियान घोषित किया है कि WTO को खत्म करो या तो, और ये जो गरीब देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, एशिया के, अफ्रीका के,
जरूरत पड़े तो लैटिन अमेरिका के भी, इनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, इनके साथ बिजनेस बढ़ाओ, इनके देशों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो कॉमन करेंसी के लिए, उनके कॉमन मार्केट के लिए। हम भी ऐसी ही कोशिश में शामिल हो जाएं तो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा हम बदल सकते हैं। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वो ये कि आप आज से अपने जीवन में WTO के खिलाफ एक संकल्प करें। वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत आती है, कोई भी सर्विस या माल देती है, हम उससे सर्विस लेंगे नहीं, उसका माल खरीदेंगे नहीं। और विदेशी कंपनियों को पहचानना अभी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अभी आसानी से आप उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा, भारत की सरकार किसी भी विदेशी कंपनी को किसी भी लिमिट पे जाके मदद करे, हम मदद करेंगे नहीं। हम भारतवासी ही उनकी मदद करना बंद कर दें, बहुत बड़ी ताकत है। आपको एक बार मैं घटना याद दिलाता हूं, अमेरिका ने भारत के ऊपर पाबंदी लगाई जब भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था। तो भारत में हमने एक अभियान चलाया कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करो, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करो। भारत के एक दो नहीं हजारों लोगों ने सिटी बैंक ऑफ अमेरिका से अपना अकाउंट विड्रॉ कर लिया, सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए, ANZ ग्रिंडेस का कार्ड सरेंडर कर दिया, और अमेरिका में घबराहट पैदा हो गई। और वो घबराहट ने अमेरिका की सरकार को मजबूर किया कि भारत के ऊपर से पाबंदी वापस लो, और उन्होंने लिया। माने हम चाहें तो अमेरिका को झुका सकते हैं, इतने कमजोर नहीं है हम। लेकिन ये झुकाना तभी संभव है जब समाज इसमें सामने आए। सरकार नहीं झुका सकती, सरकार की तो ताकत नहीं है, ताकत समाज के पास है। तो समाज को उठ के खड़े होने की जरूरत है। सरकार पीछे चले, समाज उसके आगे चले, समाज आंदोलन का नेतृत्व करे, सरकार उसके हिसाब से काम करे। ऐसी व्यवस्था हम बनाएं इस देश में। किसानों के बीच में जाएं और उनको एक ही बात कहें, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, सेंद्रीय खेती करो, नैसर्गिक खेती करो, यूरिया DAP बंद करो। फिर इसमें जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम समाधान ढूंढें। लोगों के पास जाएं और कहें विदेशी माल खरीदना बंद करो, विदेशी बैंकों में खाते रखना बंद करो, विदेशी बीमा कंपनियों से पॉलिसी लेना बंद करो। इस तरह के अभियान पूरे देश में चलाकर हम इस देश को WTO से बचा सकते हैं और एक ऐसा देश बना सकते हैं जो दुनिया को दिशा देगा और फिर से दुनिया को समृद्धशाली बनाने में मदद करेगा। इतना ही कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बड़े ध्यान से सुना।